जी अस्सलामुअलैकुम मैम मैम। एम आई वालेकुम ऑडिबल अस्सलाम। ना? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके। स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल अब विजिबल है। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ जनरेटिव एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर महक एंड हमारे साथ सर सफीउल्ला भी हैं। ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ज्यादातर एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं। अगर बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं खुद भी बीच बीच में क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सब में से चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? हैंड रेज कर सकते हैं। डेली लाइफ में चैट जीपीटी आप में से कितने लोग यूज करते हैं? ठीक है। ऑलमोस्ट ही हम सब लोग जो है वो चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू गूगल। हम कोशिश करते हैं, हम चैट जीपीटी को पहले मैसेज करते हैं। मतलब मैसेज करके पूछते हैं हमें, क्योंकि इजीली रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड सुन रहे होते हैं डेली लाइफ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई। ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आजकल हम सुन रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो मेरी कोशिश होगी इनको हम आज समझेंगे कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये सब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक दूसरे से इवॉल्व होके बनी है। ठीक है। तो जनरेटिव एआई कैसे आया, और ये एक ऐसी फील्ड बन चुका है आज, जनरेटिव एआई, जिसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है बेसिकली, या चैट जीपीटी को जब हम मैसेज करते हैं तो वो बैक एंड पे कैसे हमारा मैसेज जो है वो डिकोड करता है, या उसको वो समझता कैसे है, और कैसे वो रिस्पॉन्स लेकर आता है। ठीक है। और हम एआई को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एआई की ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं या ऐसे कौन से रिस्क हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सब लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के हों तभी आप ये सब टॉपिक्स लर्न करें। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब हर फील्ड में आ चुका है। ठीक है। वो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को हम किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करूं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? अल्लाह ताला ने हमें एक शऊर दिया है कि हम डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को जो है समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम सोच सकते हैं। ठीक है। तो ये हम इंसानों में कैपेबिलिटी है, लेकिन मशीन्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब हम मशीन्स को ये इंटेलिजेंस जो हमारे पास है, प्रॉब्लम्स को सोचने की, समझने की, उसको सॉल्व करने की, जब हम यही इंटेलिजेंस मशीन्स को देते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, ताकि मशीन्स हमारा काम, डेली लाइफ का काम इजी कर सकें, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर सपोज एक बच्चा है। ठीक है। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं, 1 2 साल 3 साल के, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको सिखाते हैं ना कि ये कैट है, ये डॉग है। तो हम उनको किस तरह सिखाते हैं? हम उनको कैट की पिक्चर्स दिखाते हैं, या जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो हम उनको दिखाते हैं ये कैट है, तो वो नोट करते हैं डिफरेंट फीचर्स कैट में। कैसे, जैसे कैट की आईज कैसी हैं, नोज कैसे हैं उसके, एयर्स कैसे हैं, या उसके पास विस्कर्स हैं, या वो मियाऊ साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो डिफरेंट फीचर्स जब वो बच्चा नोट करता रहता है, ठीक है, बार बार वो कैट को देखता है, तो अल्टीमेटली उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कैट की। और जब भी वो नेक्स्ट टाइम हम कैट देखता है तो वो पहले ही बता देता है बच्चा कि मम्मा ये कैट है। ठीक है। तो जैसे एक बच्चा लर्न करता है ना कैट को या डॉग को या डिफरेंट चीजें लाइफ में, वो एग्जांपल्स देख देख के लर्न करता है, उसका जो पैटर्न है वो उसके माइंड में बैठ जाता है। ऐसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी लर्न करती है। वो एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करती है। ठीक है। उसमें वो पैटर्न्स ढूंढती है और फिर वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो मशीन्स को हम इस तरह से इंटेलिजेंट बनाते हैं कि हम उनको एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है। वो बार बार एक ही चीज को देख देख के उसमें पैटर्न्स ढूंढती हैं, उसको लर्न करती हैं, और फिर वो डिसीजन मेकिंग करती हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल एक और भी है, जैसे हमारा मोबाइल में एक फीचर होता है मोबाइल अनलॉक करने का, कि फेशियल रिकॉग्निशन। ठीक है। फेस से हम अनलॉक कर रहे होते हैं, कि अगर हम पहली बार तो अपना फेस रजिस्टर करते हैं अपने फोन में, तो हमारी फोन जो है वो हमारा आईज, नोज, हमारा
फेस, उसके डिफरेंट फीचर्स, उसके पैटर्न्स डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपना फेस डिटेक्ट करवाते हैं तो हमारा फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। लेकिन अगर कहीं कोई डिफरेंट पर्सन ट्राई करे हमारा फोन अनलॉक करने का, तो फोन अनलॉक नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी फोन भी एक मशीन है जिसने हमारे फेस का पैटर्न याद कर लिया। ठीक है, अब वो अनलॉक सिर्फ तभी होगी जब वो पैटर्न देखेगी, अदरवाइज वो अनलॉक नहीं होगी। और अदरवाइज फोन कहता है कि ये एक अनऑथराइज पर्सन है और वो उसको अनलॉक नहीं करने देता। तो वो भी एक मशीन है। ठीक है, उसने हमारे फेस का, आईज का, नोज का पैटर्न याद किया। तो मशीन्स को जब हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया क्यों है? इसका रीजन ये है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो थक जाते हैं। हमारी लाइफ में इतने ज्यादा काम है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉप ओनर है, ठीक है, तो उसकी मंथली सेल्स उसको देखनी है कि कितनी सेल्स हुई, तो वो एक एक कस्टमर का बिल देखे कि उसने क्या लिया, कितने की मतलब उसने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं वो उसकी क्या अमाउंट बनती है। ठीक है, अब सपोज मंथ में तो उसके पास इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, इतने सारे बिल्स को वो एक एक करके चेक करे, तो ऑब्वियसली वो थक जाएगा। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हमें रिपीटेटिवली करने पड़ते हैं, जो कि बोरिंग भी होते हैं, और उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी होती हैं जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। ठीक है, तो मशीन्स जो हैं, हम उनको इंटेलिजेंट इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो जो हमारा रेपिटेटिव काम है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, जो कि मशीन्स को अगर हम इंटेलिजेंट बना दें और वो कर सकती हैं वो काम, तो क्यों ना वो हम उनकी हेल्प ले लें। ठीक है, उससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, हम उसको स्मार्टली कर सकते हैं। तो एआई को आप समझें कि वो एक आपका पर्सनल असिस्टेंट है जो कि आपका टाइम बचा रहा है, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहा है। किस तरह से? इवन जब आप देखते हो कि आप काफी कंपनीज को अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है, तो उनका एक ऑटो रिप्लाई आ जाता है कि वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो वो क्या खुद मैसेज कर रहे होते हैं? नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ऑटो रिप्लाई रखा हुआ है ना, कि वो आपको मैसेज डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये एक डेली का काम है जो उन्होंने अपना इजी बना दिया कस्टमर्स को रिप्लाई करने का। या तो वो कोई ऐसा चैटबॉट बना लेते हैं जो कि आपकी क्वेरीज को आंसर कर लेता है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमने चैटबॉट्स देखे हैं जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारी गूगल फोटोज का अगर मैं फीचर डिस्कस करूं मोबाइल में, तो वो क्या करता है कि हमारे फोन में जितने भी सिमिलर फेसेस होते हैं उनको ग्रुप कर देता है। जब भी हम किसी एक फेस को क्लिक करते हैं तो उस फेस की जितनी भी पिक्चर्स हमारे मोबाइल में होती हैं वो हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो वो सिमिलर चीजों को, फीचर्स को देखता है और फिर वो हमारा काम कर देता है। ठीक है, इस तरह से जो फूड ऐप है, फूड पांडा वगैरह है, ठीक है, वो हमें नियरेस्ट रेस्टोरेंट दिखा देती है कि कौन सा नियरेस्ट रेस्टोरेंट है, वो कितनी टाइम में डिलीवर करेगा। तो ये सारे काम जो हैं वो एआई के हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, जनरेटिव एआई, सॉरी, कैसे आया? अच्छा, पहले जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, फिर उससे मशीन लर्निंग आई। तो मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है एआई का। फिर डीप लर्निंग आई, डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का। ठीक है, फिर उसके बाद जनरेटिव एआई आया है। तो ये पूरी एक साइकिल है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, फिर मशीन लर्निंग आई है, उसके बाद डीप लर्निंग आई है, और फिर उसके बाद इवॉल्व होकर जनरेटिव एआई आया है। आज का हमारा मेन टॉपिक जनरेटिव एआई है, लेकिन हम इन सबको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जनरेटिव एआई आया कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले क्या था? सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ठीक है, 1950s की बात है। रूल बेस्ड एआई आया था। रूल बेस्ड एआई का मतलब ये है कि हम मशीन्स को एक फिक्स रूल्स देते थे। ठीक है, और मशीन्स उसी के हिसाब से वर्क करती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशीन्स को कहा कि जो है, अगर रेड लाइट शो हो, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो अगर रेड लाइट शो हो। मैम, मीटिंग चल रही है ना? जी मैम, मीटिंग चल रही है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर रेड लाइट शो हो रही है, तो रेड लाइट का मतलब है कि व्हीकल अभी आगे मूव नहीं हो सकती, सिग्नल बंद है। ठीक है, मैंने मशीन को फिट कर दिया कि अगर रेड लाइट शो हो तो आपने शो करना है कि सिग्नल बंद है। अगर ग्रीन लाइट शो हो रही हो तो इसका मतलब है सिग्नल ओपन है। ठीक है, तो आप मतलब व्हीकल जा सकती है आगे, या कार आगे मूव कर सकती है। ऐसे ही अगर येलो लाइट हो तो मतलब कॉशन के साथ व्हीकल आगे मूव करेगी। मतलब आगे आपको कोई ना कोई, या तो कोई खड्डा होगा या कुछ होगा, तो आपने ध्यान से मूव करना है। ठीक है, हाँ, वो अलर्ट कर देती थी ड्राइवर को बेसिकली।
तो ये जो तीन फंक्शंस थे मैंने मशीन में फिट कर दिए। अब जब भी वो रेड लाइट देखेगी तो वो क्या बोलेगी, सिग्नल क्लोज है। इस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मशीन्स में फिट कर लेते थे और मशीन्स उसी के हिसाब से हमारा काम कर देती थी। ठीक है, तो 1950s में तो ये हो जाता था। मतलब जो मैंने फिक्स इंस्ट्रक्शन दिया मशीन को, मशीन ने उसी के हिसाब से काम किया। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद जब मशीन लर्निंग आया, तो मशीन लर्निंग आया 1990s में। मशीन, अब जब पहले तो थोड़े बहुत टास्क होते थे तो हम इंस्ट्रक्शंस दे देते थे, मशीन्स लर्न कर लेती थी। लेकिन जब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ गई, डेटा हमारे पास ज्यादा होता गया, तो एक एक इंस्ट्रक्शन देना मशीन्स को मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने मशीन्स को लर्न करवाना स्टार्ट करवाया। कैसे? हमने मशीन्स को सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट डेटा दिया। ठीक है, हमने मशीन्स को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। हमने इनपुट में उसको बता दिया कि अगर 2+2 है तो आंसर 4 होना चाहिए। हमने सिर्फ डेटा दिया और मशीन्स ने उसमें से खुद ही पैटर्न्स अंडरस्टैंड किए, खुद ही उसमें से समझा और फिर उसने लर्न कर लिया उसको। फिर जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कोई मशीन को क्वेश्चन देती थी तो मशीन ऑटोमेटिकली उसमें पैटर्न अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व कर देती थी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में हम मशीन को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, हम मशीन्स को सिर्फ डेटा देते हैं और मशीन जो है वो पैटर्न्स खुद ही लर्न करके डेटा को अंडरस्टैंड कर लेती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे कि हमारी जीमेल में स्पैम फोल्डर होता है। ठीक है, तो हमने मशीन्स को दिया कि अगर कोई ऐसा इनपुट वर्ड हो, जैसे कि कोई सस्पिशियस लिंक आ रही हो हमारी जी ईमेल में, ठीक है, या हमारे पास कोई प्रमोशनल वर्ड्स हो, विन लॉटरी इस तरह के, तो आपने उसको कंसिडर करना है कि ये एक स्पैम ईमेल है। ठीक है, तो हमारा जो जीमेल फोल्डर है वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेता है कौन सी ईमेल स्पैम है, कौन सी ईमेल स्पैम नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि आपके फोन में कुछ ईमेल स्पैम में चली जाती हैं। वो किस बेस पे जाती हैं, या तो वो कोई सस्पिशियस ईमेल आईडी होगी, या उसमें कोई सस्पिशियस लिंक होगा, या कोई प्रमोशनल वर्ड्स होंगे। ठीक है, या बहुत ज्यादा कोई अमाउंट मेंशन्ड होगी, या कोई इस तरह की चीज होगी जो कि उसको स्पैम कंसिडर करेगी। तो मशीन लर्निंग में मशीन्स खुद ही डेटा, खुद ही पैटर्न्स अंडरस्टैंड करती है। हम उसको कोई डेटा, हम उसको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। ठीक है, फिर मशीन लर्निंग जो है ना वो नंबर्स एंड कैटेगरीज के डेटा पे इस तरह से बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी। लेकिन एक टाइम आया जब हमारे पास और कॉम्प्लेक्स डेटा होता गया, जैसे कि हमारे पास इमेजेस आ गई, हमारे पास वीडियोस आ गई, एनिमेशंस आ गई। अब मशीन लर्निंग जो है वो इस डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद आया डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आया 2010 में। ठीक है, डीप लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करता है, जैसे कि इमेजेस का डेटा हो, वीडियोस हो, एनिमेशंस हो, इस तरह के डेटा पे। ठीक है, जैसे हमारा फेस रिकॉग्नाइज करना है, ये भी एक इमेज है। ठीक है, तो ये एक उसकी एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन की डीप लर्निंग। ठीक है, तो और ये जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क्स के फ्रेमवर्क पे ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क डिस्कस करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। उसको मैं आपको एक इमेज देख के समझाती हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क की इमेज है। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट लेयर है, ये हमारे पास हिडन लेयर है, और ये हमारे पास आउटपुट लेयर है। ठीक है, इनपुट लेयर जो है वो डेटा को या डेटा को प्रोसेस करती है या डेटा को रिसीव करती है। ठीक है, इनपुट लेयर ने डेटा को रिसीव किया, हिडन लेयर ने डेटा को प्रोसेस किया कि ये क्या डेटा हो सकता है, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो, वो उसको प्रोसेस करती है। और जो आउटपुट लेयर है वो हमें रिजल्ट बताती है। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, वो डेटा को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो मेरा मैसेज मेरे हाथ से लेके ब्रेन तक लेकर जाएंगे। ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और फिर न्यूरॉन से वो मैसेज आएगा कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है, आप हाथ हटा लें। ठीक है, तो ये मैसेज जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क होता है, इसमें जो मैसेज है ना वो नोड्स के थ्रू जाता है। ये जो सर्कुलर है ना, ये नोड है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तो ये सारे नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इनका भी ऐसे ही होता है। इनपुट लेयर डेटा रिसीव करती है, हिडन लेयर उसको प्रोसेस करती है, और आउटपुट लेयर हमें रिजल्ट बताती है कि ये इमेज है, ये वीडियो है, या ये क्या चीज है। ठीक है, जैसे कि मैंने उसको एक कार की इमेज दी, मैंने इनपुट लेयर को इमेज दी, ये बीच वाली हिडन लेयर है, उसने उसको प्रोसेस किया, और आउटपुट लेयर ने बताया कि ये एक कार की इमेज है। तो ये न्यूरल नेटवर्क है। डीप लर्निंग जो है ना वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो डीप लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पे काम करता है, जैसे कि इमेजेस वगैरह का डेटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आया जनरेटिव एआई। 2020 की बात है, अब जनरेटिव एआई आ चुका है। जनरेटिव एआई बेसिकली क्या करता है,
ये न्यू कंटेंट क्रिएट करता है। जैसे हम चैट जीपीटी को मैसेज करते हैं या जेमिनाई को मैसेज करते हैं, क्लाउड को मैसेज करते हैं, ये डिफरेंट एआई मॉडल्स हैं या टूल्स हैं। ठीक है, इसको मैं अगर बोलूं कि मुझे आप एक स्टोरी लिख के दो कैट के ऊपर या क्लाउड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो वो मुझे फौरन से लिख के दे देता है। ठीक है, तो वो उस वक्त जनरेट करता है कंटेंट। ठीक है, वो बिल्कुल न्यू कंटेंट जनरेट कर रहा होता है। ये जो प्रीवियस रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, मशीन लर्निंग थी, डीप लर्निंग थी, ये जो सारे मॉडल्स थे ना पहले, ये हमेशा प्रिडिक्शन करते थे। ठीक है, ये सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये क्या चीज है, ये इमेज किस चीज की है, या ये डेटा जो है वो ईमेल है तो स्पैम है या नहीं है, या ये ट्रैफिक लाइट है तो उसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक फिक्स उस पे काम कर रहे होते थे, या ये सिर्फ डिटेक्ट कर देते थे कि ये उसको क्लासिफाई कर देते थे। तो ये ज्यादातर प्रिडिक्शन मॉडल्स थे जो प्रिडिक्शन पे काम करते थे या सिर्फ बता देते थे ये चीज ये है। लेकिन जब से जनरेटिव एआई आया, जनरेटिव एआई ने न्यू कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। मैं अगर उसको कह रही हूँ कि मुझे कैट पे या क्लाउड पे स्टोरी लिख के दो, तो वो किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, वो खुद समझ लें कि स्टोरी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरेटिव एआई जो है वो क्रिएट करता है नई चीजों को, इसके वजह से हम न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आया 2022 के बाद चैट जीपीटी, जिसको हम सबसे ज्यादा आजकल यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जेमिनाई, क्लॉड, इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स आए। तो हम डेली लाइफ में इन मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं। और ये सारे जो मॉडल्स जो अब आ रहे हैं, ये जनरेटिव मॉडल्स हैं। जो पहले थे वो प्रिडिक्शन बेस्ड थे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल आप इस तरह से लें कि एक बच्चा था जो सबसे पहले हमने उसको फिक्स सिखाया कि ये कैट है, ये डॉग है, तो वो फिक्स एक रूल्स पे ही सीखता था, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। फिर मशीन लर्निंग क्या थी कि मैंने उसको सिखा दिया 2+2 4 ही होता है, फिर उसने खुद ही उसमें से पैटर्न अंडरस्टैंड किया और कल को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो बच्चा लर्न करता है वो मशीन लर्निंग है। ठीक है, फिर डीप लर्निंग क्या है, जो पिक्चर्स और इस तरह का डेटा जो है ना, जो बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, वो डीप लर्निंग है। पिक्चर समझ ले, वीडियोस समझ ले, इस तरह से। और जनरेटिव एआई क्या है, वो बच्चा है जो कि अपने क्रिएटिव माइंड से न्यू स्टोरीज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। तो जनरेटिव एआई की हेल्प से हम इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो जनरेटिव एआई के सारे मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये सब क्या है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ठीक है, एलएलएम्स हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये होते हैं कि लार्ज का मतलब है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुए हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कहाँ से आया, वो वेबसाइट से आया, वो बुक्स से आया, वो जर्नल्स, आर्टिकल्स, विकिपीडिया, जो भी डेटा अवेलेबल था, कंपनीज ने इन एलएलएम्स को उन डेटा को फीड करवाया है, मतलब उनको याद कराया है। फॉर सपोज एक बच्चा है, उसको मैं अगर बोल दूं तुम्हें 10 मिलियन बुक्स याद करनी है, ठीक है, तो वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन चुका है, उसको बहुत सारे उसने कंटेंट याद कर रखा है। अब आप जब भी उससे कुछ पूछोगे तो वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी को इस तरह समझो कि वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मतलब लार्ज का मतलब उसने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा याद कर रखा है। लैंग्वेज, वो आपको अगर आप उर्दू में भी पूछो क्वेश्चन तो आपको जवाब दे देगा, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे ट्रेन किया गया है। और मॉडल क्या है, ये एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो हमने भी डिस्कस किया, जो कि इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस, टेक्स्ट, हर तरह का डेटा अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो एलएलएम्स किस तरह वर्क करते हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। वो वर्ड बाय वर्ड आंसर्स को जनरेट कर रहे होते हैं। पहले वो एक वर्ड का आंसर, एक वर्ड को जनरेट करते हैं, फिर उसके बेस पे वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करते हैं, फिर उसके बेस पे नेक्स्ट वर्ड, और वो तब तक जनरेट करते रहते हैं जब तक वो आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो एलएलएम इस तरह से वर्क करते हैं। जो ट्रेडिशनल एआई था वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्लासिफाई करता था, डिटेक्ट करता था, प्रिडिक्ट करता था। इवन अगर कोई बैंकिंग की ट्रांजेक्शन हो, तो डेली तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा। तो वो डिटेक्ट करता था अगर कोई बहुत लार्ज अमाउंट कहीं से ट्रांसफर हुई है, या किसी ऐसे टाइम पे हुई है जो कि अनयूजुअल है, कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं नजर आती, जो उसको अनयूजुअल नजर आती है, तो वो उसको फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता था। ठीक है, ये ट्रेडिशनल एआई की एग्जांपल है। सो वो सिर्फ डिटेक्ट करने का काम करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जनरेटिव एआई से हम ईमेल्स लिखवा सकते हैं, हम एसेस लिखवा सकते हैं, हम न्यू इमेजेस बनवा सकते हैं, तो हम जो भी चाहें वो न्यू कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चारों डेफिनेशंस क्लियर हैं सबको। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े।
आई थिंक मैम हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है, ठीक चैट में है। भी एक दफा सब एक्टिव शो कर दें कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को, नॉलेज को, आपके लिए मीन्स कि ये चीज़ें इजी हैं और अंडरस्टैंड करने। मैम काफ़ी ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो प्लीज़ आप एक दफ़ा अपना ना शो कर दें, आप चैट के अंदर आप सब एक्टिवली लिसन कर किसी रहे का हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी मैम कंटिन्यू करें, माशाल्लाह से एक्टिव ठीक हैं है। सब। ठीक है, अच्छा, अब हमने कभी सोचा कि हमने चैट जीपीटी को मैसेज तो कर दिया, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज को समझता कैसे है? मतलब हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, वो जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज समझते हैं। तो हम तो उसको वर्ड्स में लिख के दे रहे हैं, हाय हेलो, या कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है, हम तो उसको नंबर्स में नहीं लिखते। लेकिन चैट जीपीटी कैसे उसको समझता है? क्योंकि वो तो एक कंप्यूटर है ना, हम कंप्यूटर को मैसेज कर रहे हैं, तो वो हमारी बात कैसे समझता है? तो कंप्यूटर जो है वो हमारा जो पूरा टेक्स्ट है, जो हम डेटा या हम जो मैसेज लिख रहे हैं, वो उसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो नंबर्स में किस तरह उसको कन्वर्ट करता है, पहले इसका प्रोसेस समझते हैं, ठीक है? तो वो सबसे पहले जो हम मैसेज लिख रहे होते हैं ना, उसको वो उसको क्लीन करता है, वो टेक्स्ट को क्लीन करता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? इसके भी 4 स्टेप्स हैं। टेक्स्ट को वो कैसे क्लीन करता है? जैसे मैंने उसको लिखा हेलो, ठीक है, तो मैंने कैपिटल लेटर्स में हेलो लिखा। अब कुछ लोग होंगे वो स्मॉल लेटर्स में हेलो लिख रहे होंगे, तो कंप्यूटर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो कैपिटल लेटर वाला हेलो है और जो स्मॉल लेटर वाला हेलो है, जिसका एच मतलब स्मॉल है और एक का एच कैपिटल है, तो वो इन दोनों को अलग अलग वर्ड कंसिडर करता है, ठीक है? तो ताकि वो कंफ्यूज ना हो, तो वो क्या करता है, वो हमारे सारे लेटर्स को ना, जैसे जो कैपिटल एच वाला हेलो होगा या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपने कैपिटल वर्ड लिख के लिखा होगा, वो उसको सबसे पहले छोटे या लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि वो इसको एक ही वर्ड कंसिडर करे, ठीक है? इसको हम कहते हैं लोअर केसिंग। वरना वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है, ठीक है? तो ये सारे जो हम इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं ना या चैट जीपीटी को मैसेज करते हैं, तो हमारा अगर एक वर्ड कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो सब वर्ड्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। इसने लोअर केस कर दिया। फिर सेकेंड स्टेप होता है, वो हमारे मैसेजेस में से इज एंड द इस तरह के सारे वर्ड्स को रिमूव कर देता है। वो क्यों रिमूव करता है? ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना हमारे मैसेज का, सिर्फ वही उसके पास जाए। इज एंड द इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारी ग्रामर तो सेंटेंस की इंप्रूव करते हैं, लेकिन एज सच कोई कंटेक्स्ट ऐड नहीं कर रहे होते हमारे मैसेज में, एज सच कोई मीनिंग नहीं ऐड कर रहे होते, तो वो इनको रिमूव कर देता है। तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो चैट जीपीटी या जो भी आप मैसेज इवन गूगल पे लिखते हो, ये सब जो है वो रिमूव हो जाता है। फिर इसके बाद होती है स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या चीज है? स्टेमिंग ये चीज है कि स्टेमिंग, जैसे अगर आपने प्लेइंग या इस तरह का कोई वर्ड लिखा है, तो वो उसको रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे प्लेइंग को वो प्ले कर देगा, स्टडीज को वो स्टडी कर देगा, ठीक है? तो ये वर्ड्स को रूट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सके। जैसे एक बच्चा वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझता है ना, आप ये समझेंगे कंप्यूटर भी ऐसे ही एक बच्चे की तरह, जो कि हमारे वर्ड्स को तोड़ता है और फिर उसको अंडरस्टैंड करता है कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है? तो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन तकरीबन सेम प्रोसेसेस हैं। लेमेटाइजेशन भी जो है, जैसे रनिंग है तो वो उसको रन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो स्टेमिंग है ना, ये थोड़ा हार्श प्रोसेस होता है। ये समटाइम्स जैसे स्टडीज को उसने स्टडी में कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें आई है एंड में, ठीक है? ये जो वर्ड है स्टडी, ये डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो जो स्टेमिंग है वो थोड़ा हार्श प्रोसेस है, ये थोड़ा फास्ट है, तो ये समटाइम्स हमारे वर्ड्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है? जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं हमारे पास, टूथब्रश, अगर वो उसको ब्रेक कर लेगा तो वो उसको शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो स्टेमिंग थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन ये समटाइम्स ऐसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन लेमेटाइजेशन जो है ना, वो हमारे वर्ड्स को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करती है। जैसे बेटर को गुड में कर लिया या रनिंग को रन में कर लिया, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो लेमेटाइजेशन स्लो है, लेकिन उसको एक करेक्ट मीनिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस से जो है कंप्यूटर्स जो है वो हमारी टेक्स्ट को पहले क्लीन करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले उसने लोअर केस किया, ठीक है, सारे वर्ड्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट किया लोअर केस में। फिर स्टॉप वर्ड्स को हटाया, इस एंड दैट, जो कि इतने मीनिंगफुल नहीं थे। और जो बड़े बड़े वर्ड्स थे जिसमें आईएनजी इस तरह के वर्ड्स थे, उसको उसने रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है?
तो कंप्यूटर्स ने अभी से हमारे टेक्स्ट को क्लीन किया है, अभी तक नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया उसको। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वो कैसे कन्वर्ट करता है नंबर्स की फॉर्म में। स्क्रीन आगे नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ। मैम जॉनसन, आप स्लाइड को या तो दोबारा से जूम इन जूम आउट कर लें, या आप स्क्रीन दोबारा मैं शेयर कर, कर। अच्छा, जब तक मैम ये इशू रिजॉल्व कर लेती हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं आप में से कोई भी पर्सन जो कि अनम्यूट करके अब तक बताए कि हम लोगों को जो हम लोगों ने टीच किया है, मैम जिस तरह से बिल्कुल इजी सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन कर रही हैं, आप सबको समझ आ रही है। अच्छा, यही चीज़ें जो उनसी हैं ना, जो आपको मींस के इसको हम लोग बिल्कुल हाई लेवल लेवल पे जाके भी एक्सप्लेन कर सकते थे, बट हम लोगों ने प्लान ये किया था कि बिल्कुल सिंपल वे के अंदर ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं आप, तो ये जो आपको जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपके सामने एमएल, ठीक है, ये डीप लर्निंग वगैरह, एलएलएम्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में बिल्कुल ही अच्छे से कवर की जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है ना एक्टिवली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, यही चीज़ें आगे जाके एडवांस आपके पास आएंगी। ठीक है। जी सर मैम। पता नहीं क्यों स्क्रीन वो नहीं हो रही, आप अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्लाइड्स ओपन करके। ऐसे स्क्रीन विजिबल है सबको? जी मैम, स्क्रीन विजिबल है आपकी, वाया ठीक है, कर टोकनाइजेशन लेते वाले हैं। से। जी। अच्छा ठीक है, अब हमने टेक्स्ट को जो है वो ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मतलब अभी हमने क्या किया, सिर्फ टेक्स्ट को क्लीन किया है, ठीक है। हमने उसको सिर्फ सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट किया, जैसे आईएनजी वाले वर्ड्स हटा दिए हमने, ठीक है। हमने उसको लोअर केस लेटर्स में कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर हमारे हर एक वर्ड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। मतलब हर एक, जैसे कि ये वर्ड है ना, ये सेंटेंस है, चैट जीपीटी इज अमेजिंग, ठीक है। तो उसने हमारे ये 3 वर्ड का सेंटेंस है, तो इसने तीनों को ब्रेक डाउन कर दिया, चैट जीपीटी को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, अमेजिंग को अलग कर दिया, और इवन जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है इसको अलग कर दिया। तो ये इसको एक 4 लेटर वर्ड्स में, मतलब उसने इसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। ये 4 लेटर वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये इसको ब्रेक डाउन करता है। कंप्यूटर हमारे सारा जो हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं या सारा जो मैसेज हम लिख रहे होते हैं वो उसको सिंपल वर्ड्स में पहले ब्रेक डाउन करता है, ताकि फिर वो एक एक वर्ड को बाद में नंबर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन, मतलब टोकन्स में कन्वर्ट करना। तो दा जो है वो एक टोकन है, प्रोग्रामिंग जो है वो 2 टोकन है। ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड जो है वो एक टोकन के बराबर ही हो, ठीक है। समटाइम्स जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे मैंने कहा एक बच्चा है वो वर्ड को तोड़ के समझता है, जैसे अमेजिंग वर्ड है, समटाइम्स ये हो सकता है कि आईएनजी अलग एक टोकन कंसिडर हो और अमेज एक अलग टोकन कंसिडर हो। तो वो इतना छोटे छोटे चंक्स में उसको ब्रेक डाउन करता है कि वो उसको इजिली प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग को इसने जो है वो 2 टोकन्स में ब्रेक डाउन किया है। जो डिफरेंट मॉडल्स है ना, जैसे कि हमारा जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, ये जो डिफरेंट मॉडल्स है ना, ये डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें मैं सपोज एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई, स्क्रीन शो हो रही है सर? अच्छा मैम, आपकी वो जो नहीं शो हो रही स्क्रीन, सिर्फ स्लाइड्स वाली है। अच्छा, मैं करती हूँ दोबारा स्क्रीन शेयरिंग। अब शो हो रही है सर? जी मैम, आप विजिबल है। ठीक है, ये ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं या चैट जीपीटी,
ठीक है, ये डिफरेंट मॉडल्स जो है वो टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर सपोज मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई लव कराची। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने इसको 3 वर्ड टोकन्स में ब्रेक डाउन किया, ये देखें आप। ठीक है, ये जो है चैट जीपीटी का 5 मॉडल है। अगर मैं चैट जीपीटी का 4 मॉडल देखूं, ठीक है, तो इसने भी इसको 3 टोकन्स में ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, अगर कोई और वर्ड हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे ही ईट्स बिरयानी एवरी डे। हाईलाइट नहीं हो रहे यहाँ पे वर्ड्स। नट ओपन एआई ओपन। अच्छा देखें, आप यहाँ पे नीचे देखिएगा वर्ड्स हाईलाइट हो रहे होंगे। ठीक है, आई लव, मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आई लव ईटिंग बिरयानी एवरी डे। ठीक है, तो इसने कैसे टोकन से ब्रेक किया, आई को अलग ब्रेक किया, लव को अलग किया, ईटिंग को अलग किया, बिरयानी को देखें इसने 3 टोकन्स में ब्रेक डाउन किया, बिर को अलग, वाई को अलग, आनी को अलग, एंड एवरी डे को अलग। टोटली कितने टोकन्स हो गए, 7। ये जीपीटी का 5 मॉडल है। ठीक है, इसने 7 टोकन्स में इसको हमारी टेक्स्ट को ब्रेक किया है। ऐसे ही जो जीपीटी का 4 है, इसने भी 7 में ही ब्रेक किया है। और जो जीपीटी का 3 मॉडल है, इसने भी 7 में किया है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जीपीटी का जो 5 मॉडल है वो 4 टोकन्स में भी कर सकता है। ऐसे ही जीपीटी का जो 5 मॉडल है या 3 मॉडल है वो 6 में उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो हर मॉडल का जो है ना, वो ब्रेक डाउन करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और सपोज एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी एवरी डे। ठीक है, इसने इसको हर किसी को एक एक वर्ड, जीपीटी का 3 मॉडल है, इसने इसको 6 टोकन्स में ब्रेक डाउन किया है। जीपीटी का 4 भी 6 है, 5 भी 6 है। कोई और एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको दिखा सकूं, कैट इज सिटिंग अंडर अ। चलो, मुझे बाद में कोई एग्जांपल याद आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। समटाइम्स कोई मॉडल जो है वो इसको 7 टोकन से ब्रेक डाउन करता है, लेकिन मुझे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कंप्यूटर जो है हमारी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करता है, टोकन्स में हमारे टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इतना प्रोसेस क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन। इवन जो पंक्चुएशन मार्क है वो उसको एक अलग टोकन को कंसिडर करता है। ठीक है, उसको भी एक अलग तरह से कंसिडर करता है। फिर उसके बाद अब नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने की बारी आती है। अब हमने सारे वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर लिया है। अब जो हमारे वर्ड्स हैं, किंग, क्वीन, फॉर सपोज, ठीक है, ये हमने ब्रेक डाउन कर लिए। अब यही जो वर्ड्स हैं ये नंबर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, या उसको हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो जो वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, ठीक है, कंप्यूटर उनको एक जगह पे करीब में स्टोर करता है। ठीक है, और जो जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो कंप्यूटर उनको डिफरेंट जगह स्टोर करता है। ठीक है, तो पिज्जा एंड कार, इनका कोई मैचिंग वर्ड नहीं है। ठीक है, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ये वर्ड्स जो हैं वो एज अ वेक्टर्स जो स्टोर होंगे वो दूर दूर स्टोर होंगे। लेकिन जबकि जो किंग एंड क्वीन है, इनका मीनिंग क्या है, सिमिलर है। प्रिंस, प्रिंसेस, इनका मीनिंग सिमिलर है। तो कंप्यूटर जो है वो सिमिलर वर्ड्स को साथ ग्रुप करके एक जगह स्टोर करता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म में स्टोर करना, उसकी एम्बेडिंग्स बनाना।
एम्बेडिंग सिंपली क्या है, वर्ड्स को हमने नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, आप ये देखो। अच्छा, जो मैन एंड वुमेन है, ठीक है, इसको उसने साथ स्टोर किया कंप्यूटर ने। किंग और क्वीन है, इसको उसने साथ स्टोर किया। ठीक है, अब इसको ये नंबर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करता है। जैसे मैन है, ये मैन जो है वो लिविंग बीइंग से मैच करता है ना, तो ये एक स्कोर देता है इसको मैम स्क्रीन 0.6। नहीं ये थी। स्कोर जीरो से जी। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ जी रही। जी। मैम आपकी ना टोकनाइजेशन वाली जो वो वाली स्क्रीन विजिबल है, दूसरी नहीं विजिबल। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये स्क्रीन शो हो रही है लेकिन आपकी चैट जीपीटी ओपन एआई प्लेटफॉर्म वाली स्क्रीन विजिबल है। अगर आप एम्बेडिंग वाली वो चीज़ प्रैक्टिकली करवा रही हैं तो वो नहीं नज़र आ रही। आई थिंक सो मैम के इंटरनेट का इशू है। तो आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने चैट के अंदर जो है ना, जो जिधर से हम टोकनाइज कर रहे थे चीज़ों को, वो मैंने लिंक शेयर कर दिया। आप इसको अपने एंड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी तक का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो सिंपल जो है हमने वर्ड्स को अभी नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो एम्बेडिंग्स का प्रोसेस मैं बता रही थी। ठीक है, तो मैन को लिविंग बीइंग से जो है ना कंप्यूटर कंपेयर कर रहा होता है। लिविंग बीइंग जो है वो क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स है ना, ठीक है, तो वो उसको एक स्कोर प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि ये स्कोर 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो मैन लिविंग बीइंग से बहुत सिमिलर है तो उसका स्कोर हाई है 0.6। ऐसे ह्यूमन से काफी ज्यादा सिमिलर है तो 0.8। जेंडर से मैन ज्यादा सिमिलर है तो 0.9। ऐसे ही रॉयल्टी से बिल्कुल मैच नहीं करता तो उसने एक इसको नेगेटिव स्कोर दे दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो हर वर्ड को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। और इन सब एम्बेडिंग्स को एक ऐसी जगह स्टोर करता है जिनके जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको साथ ग्रुप करके उनको वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन को उसने ग्रुप कर दिया सिमिलर, ऐसे ही किंग और क्वीन को उसने ग्रुप कर दिया सिमिलर। तो ये बेसिकली एम्बेडिंग है। ठीक है, अ, तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर डेटाबेस क्या है, ये जो नंबर रिप्रेजेंटेशन जो सारी बनाई, ठीक है, हमने नंबर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उसको वो सारे वर्ड्स बेस में स्टोर कर देता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से कि देखो जो सारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, कंप्यूटर उसको एक साथ अंडरस्टैंड करता है कि ये सारे सिमिलर हैं। जब भी आप इवन यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपने किया सन फॉर सपोज सर्च, तो कंप्यूटर क्या वो सारी वीडियोस वही सर्च करके देगा आपको जिसमें सन होगा। मतलब जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, जरूरी तो नहीं सबका टाइटल सन के नाम से हो, कुछ का सोलर होगा, कुछ का कुछ और होगा। लेकिन कंप्यूटर आपको जितने भी उससे कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस होता है वो आपको सर्च करके दे देता है। वो किस बेस पे सर्च करके देता है, वो सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुप करता है वर्ड्स को। तो अगर आपने सन किया लेकिन अगर सोलर के वर्ड से भी कोई वीडियो होगी यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी सन के सर्च करने पर भी। तो वो सारे कंप्यूटर ग्रुप करता है सिमिलर वर्ड्स को और इसको एक वेक्टर डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। तो जब भी चैट जीपीटी पे अगर आप कोई ऐसा वर्ड भी लिखो तो वो सिमिलर कंटेंट को सर्च करके आपको उसकी इंफॉर्मेशन ला के देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमिलर वर्ड्स को या वर्ड्स को ग्रुप करके वेक्टर डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट हिडन लेयर्स आउटपुट लेयर, तो उसको हम स्किप करते हैं। अच्छा, फिर आता है अटेंशन। अभी तक हमने वर्ड्स को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जब मैसेज लिखा, ठीक है,
फॉर सपोज चैट जीपीटी को, द कैट विच वॉज स्लीपिंग जम्प्ड ओवर द वॉल, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको क्या लग रहे हैं? कैट है, उसने जंप किया है वॉल के ऊपर। ये विच वॉज स्लीपिंग, ये तो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है ना। तो हम जब, अगर हमें टीचर कोई क्लास में कोई बात समझा रही होती है तो हम तब भी यही करते हैं कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करते हैं। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करता है। अगर हम उसको बहुत बड़ा मैसेज भी दे देना तो वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को ही फोकस करके उन्हीं के हिसाब से आंसर जो है सर्च करके आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो एक अटेंशन का मैकेनिज्म होता है। अटेंशन क्या है? जो कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्प करता है कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर ही फोकस करें, ठीक है। तो इसमें वो किस पे फोकस करेगा? कैट ने जंप किया वॉल के ऊपर, तो मेन जो कंटेक्स्ट है ना, या चैट जीपीटी है या जो भी है, तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फोकस करेगा, ठीक है। तो हमारे जो ये मॉडल्स हैं वो अटेंशन के मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? अब इसको आप इस तरह से समझें कि आप एक अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो सिर्फ जो आपने अभी रिसेंटली सुनाई सिर्फ वही याद रखता है और पुरानी सारी बातें भूल जाता है। तो क्या वो उसको स्टोरी समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। ऐसे ही अगर चैट जीपीटी को आपने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, ठीक है, और वो सिर्फ अभी के बात याद रखता है, मतलब लास्ट 5-6 लाइनें याद रखता है और ऊपर की लाइनें सारी भूल जाता है, तो जो आपने उससे सवाल किया क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इन सारे मॉडल्स में ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक एआई मॉडल है जो कि हेल्प करता है चैट जीपीटी को पूरा सेंटेंस वो एक साथ पढ़ सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो उसको सिर्फ आखिरी की 5-6 लाइनें याद रहे और बाकी का याद ही ना रहे। तो ट्रांसफॉर्मर हेल्प करते हैं कि आपने जो पूरा मैसेज लिखा है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पैराग्राफ्स के फॉर्म में क्यों ना हो, वो उसको एक साथ रीड करे। उसका, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या उसका जो कंटेक्स्ट है, उसका जो एक्शन है या मतलब मीनिंग क्या है उस सेंटेंस का, वो उसको अंडरस्टैंड करता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। फिर अटेंशन मैकेनिज्म आता है जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करता है आपके, कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं इस मैसेज में से, और फिर उन्हीं के वर्ड्स पे वो आपको आंसर सर्च करके दे रहा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसे वर्क करता है। दूसरी चीज, अब आपने इतना बड़ा मैसेज तो लिख लिया, कंप्यूटर को कैसे पता कि पहला वर्ड कौन सा है दूसरा वर्ड कौन सा है? क्योंकि वो तो उसको सबको एक नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ना, वो तो भूल जाएगा पहले कौन सा वर्ड है दूसरा कौन सा। तो वो उसको एक पोजीशन भी प्रोवाइड करता है। हर एक जो वर्ड होता है ना आपके सेंटेंस का, उसको बताता है ये कंप्यूटर पोजीशन देता है कि ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है सेंटेंस में, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ठीक है। तो वो उसको एक पोजीशन भी प्रोवाइड करेगा। वो ट्रांसफॉर्मर्स हेल्प करते हैं कि वो पूरा मैसेज चैट जीपीटी आपका एक साथ पढ़ सके, ठीक है। और उसके बाद अटेंशन मैकेनिज्म आता है जो कि हेल्प करता है आपको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस पर फोकस करके वो आपको रेलेवेंट सर्च करके आपको आंसर प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर आता है प्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। प्री ट्रेनिंग क्या है? कि मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात की कि उनको इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया गया है, ठीक है। और वो किस तरह वर्क करते हैं हमने बात की कि वो वर्ड्स जनरेट कर रहे होते हैं। वो वर्ड बाय वर्ड जैसे टोकन की हमने बात की ना कि वो वर्ड्स को टोकन में ब्रेक करता है, तो चैट जीपीटी एक एक टोकन ही प्रिडिक्ट करता है। और टोकन तब तक प्रिडिक्ट करता रहता है जब तक आपका आंसर कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और वो प्रिडिक्ट किस बेस पे कर रहा होता है? हमने बात की सिमिलैरिटी सर्च पे। जो उसने, उसको इतना सारा डेटा दिया गया, ठीक है, उसमें से वो पैटर्न्स लर्न करता है, ठीक है। और फिर अंडरस्टैंड करता है। सपोज मैंने चैट जीपीटी को वर्ड दिया, सेंटेंस दिया, आई वांट टू ड्रिंक अ कप ऑफ डैश, तो वहां पे टी भी आ सकता है, वहां पे कॉफी भी आ सकता है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी को कैसे पता कि टी या कॉफी ही जवाब है? तो उसने जो पुराना इतना सारा डेटा उसको दिया गया है, उसको याद करवाया गया है, ठीक है, उसको ट्रेन किया गया है उस डेटा पे, ठीक है। तो वो उसमें से पैटर्न्स लर्न करता है और फिर सिमिलैरिटी सर्च के थ्रू फाइंड आउट करता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे बेस्ट फिट होगा। फिर कॉफी आ गया, सपोज उसने चूज कर लिया, फिर कॉफी के बाद आगे कौन सा वर्ड आएगा, फिर से वो एक प्रोसेस गो थ्रू करेगा कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मैच हो रहा है, उसको एक स्कोर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की। और फिर उसके बेस पे वो आंसर तब तक आपका कंप्लीट करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा, और वो आपको एक कोहेरेंट आंसर देता है या आपको एक कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो की क्वालिटीज क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की? इसकी की क्वालिटीज हैं कि ये कोहेरेंट आंसर देता है, ये कंप्लीट आंसर देता है, और ये अडेप्टेबल है, मतलब आप इसको किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हो ये आपको आंसर जरूर करेगा, ठीक है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। तो ये किस बेस पे वर्क कर रहे होते हैं? ये आपके पहले वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जो है सबको हमने टेक्स्ट को क्लीन किया, इन्होंने चैट जीपीटी ने टेक्स्ट क्लीन करने के बाद उसको टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब वर्ड बाय वर्ड उसको ब्रेक डाउन किया। वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करने के बाद उसने उसको नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हम एम्बेडिंग्स कह रहे हैं।
फिर एम्बेडिंग्स को उसने एक वेक्टर डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर कर लिया, जो सिमिलर वर्ड्स थे उसको एक साथ रखा, अपोजिट वर्ड को दूर दूर रखा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर्स आपके मैसेज को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स उसको हेल्प करते हैं कि पूरा जो आपका मैसेज है वो एक साथ वो रीड कर सके। ठीक है, और फिर अटेंशन मैकेनिज्म आता है जो कि हेल्प करता है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना सिर्फ आपके मैसेज में, सिर्फ वो उसको ही प्रोसेस करे और बाकी जो इररेलेवेंट डेटा है वो उसको प्रोसेस ना करे। ठीक है, क्योंकि टोकन्स खर्च हो रहे होते हैं। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। कॉन्टेक्स्ट वीडियो विंडो क्या होता है? जैसे मैंने कहा, एक दोस्त है, ठीक है, आप उसको एक कहानी सुना रहे हो या आप उसको कोई बात बता रहे हो और वो इतनी लंबी है, लेकिन वो सब तो नहीं याद रख पाएगा ना। हर किसी ह्यूमन की भी एक कैपेबिलिटी होती है कि एक हद तक वो आपकी बात को याद कर सकता है या एक वक्त में समझ सकता है, समझने की कैपेबिलिटी होती है। ऐसे ही चैट जीपीटी की भी एक कैपेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, कि हाउ मच टेक्स्ट एआई कैन रिमेम्बर इन अ सिंगल कन्वर्सेशन। वो एक वक्त में कितनी बात आपकी याद रख सकता है और उसके बेस पे आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, वरना अगर वो आपका मैसेज सिर्फ आधा समझेगा तो वो आपको जवाब भी आधा ही देगा। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो या जो आप उसको मैसेज दे रहे हो वो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो के हिसाब से हो। हर मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो अपनी होती है टोकन्स के हिसाब से। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स है ना, जेमिनाई, चैट जीपीटी, तो हर मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो डिफरेंट है। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर वो चीज है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहती हूँ, मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि मुझे कैट पे स्टोरी लिख के दे या मुझे क्लाउड पे स्टोरी लिख के दे, तो वो क्रिएटिव आंसर दे रहा है ना। तो जब क्रिएटिव आंसर्स देगा ना तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, जैसे कि 0.7 से 1 तक होगा। ये टेम्परेचर सिर्फ 0 से 1 तक ही होता है। और अगर मैं इससे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछूंगी ना कि सन कहाँ से राइज होता है या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो कि एक फैक्ट है, ठीक है, या मतलब जिसमें जो कि क्लियर है, जो कि प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, कोई ऐसा जवाब, कोई डेफिनेशन है, तो वो उसको क्रिएट नहीं कर रहा, वो मुझे एक फैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो एक सिंपल सा आंसर प्रोवाइड कर रहा है, तो उन आंसर्स का टेम्परेचर जो है ना वो लो होता है, 0 से 0.3 तक का होता है। और जो क्रिएटिव आंसर्स होते हैं उसका टेम्परेचर 0.7 से 1 तक का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो उससे सवाल पूछा है और जो उसका आंसर दे रहा है उस हिसाब से उसका टेम्परेचर डिपेंड कर रहा होता है उसके ऊपर कि कितना क्रिएटिव आंसर है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, अगर वो एक फैक्चुअल आंसर है तो उसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, ठीक है, हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा, चैट जीपीटी ने जो हमें मैसेज हमने उसको दिया उसने उसको क्या किया, टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया। फिर टोकन्स जो है वो एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हुए, एम्बेडिंग्स क्या है, नंबर फॉर्म में। फिर ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, एनालाइज किया रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स के कौन से वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से मैकेनिज्म से किया, अटेंशन के मैकेनिज्म से। फिर मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड अब आपके आंसर में क्या होगा। ठीक है, मतलब जो आपने सवाल पूछा है ना वो आंसर जनरेट करना स्टार्ट करता है। फिर टोकन्स जो है वो 1 बाय 1 जनरेट होते रहते हैं जब तक आपका पूरा आंसर कंप्लीट ना हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इन्फ्रेंस है और इस तरह चैट जीपीटी जो है वो वर्क करता है। ठीक है, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना या हम मैसेज दे रहे हैं ना चैट जीपीटी को, वो हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, हम उसको कहते हैं एक्ट एज अ टीचर एंड हेल्प, जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक है, एक्ट एज अ टीचर, या कुछ जो भी हम उसको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे जो है वो डिफाइन करो डायबिटीज क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है ना प्रॉम्प्ट है हमारी, जिसको चैट जीपीटी प्रोसेस करता है और हमें आंसर करता है। लेकिन ये चीज बहुत मैटर करती है कि हम किस तरह के क्वेश्चन चैट जीपीटी से या जेमिनाई या इन मॉडल से पूछ रहे होते हैं। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो क्वेश्चन पूछें वो कि बहुत क्लियर हो। ठीक है, और वो जो है ताकि चैट जीपीटी उसको प्रोसेस करके हमें रेलेवेंट आंसर्स प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर मैं उसको सिंपल सिर्फ ये कहूंगी ना एक्सप्लेन डायबिटीज, तो उसने जो उसकी ट्रेनिंग के दौरान जो भी डायबिटीज के बारे में उसमें होगा ना वो सब आंसर दे सकता है। ठीक है, वो बहुत डिटेल आंसर मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो मुझे चैट जीपीटी से एक रेलेवेंट एंड स्पेसिफिक आंसर चाहिए, तो मुझे उससे क्वेश्चन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जितना आप उससे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करोगे वो आपको आंसर भी उतना स्पेसिफिक एंड प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। जब आप राइट क्वेश्चन पूछना सीख जाते हो तो फिर आपको आपके मुताबिक आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं।
इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब प्रॉम्प्ट को, जो हम मैसेज लिख रहे हैं उसको डिजाइन करना, या उसको इतना कंप्लीट या प्रॉपर वे में चैट जीपीटी को देना कि वो जो है हमें प्रॉपर आंसर्स प्रोवाइड करे। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये 5 कंटेंट्स आते हैं कि हम चैट जीपीटी को बताएं कि तुम किस तरह बिहेव करो। ठीक है। मतलब टीचर की तरह बिहेव करो, एक बैंकर की तरह बिहेव करो, एक डिफरेंट हम उसको रोल दे सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो भी क्वेश्चन है। टास्क क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे एआई को कि हमें उससे जो भी काम कराना है। मैं उससे कहती हूँ एक्ट एज अ टीचर, तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें किस तरह एक्ट करना है, तो ये रोल हो गया। तो जब भी आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो तो आप उसको रोल बताओ। फिर टास्क, हमने एआई को एक्सप्लेन करना है। मतलब मैं उसको क्वेश्चन दे रही हूँ एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैंने उसको टास्क दिया है। ठीक है। फिर मैं उसको कंटेक्स्ट दूंगी। ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगी यहाँ पे कि एक्ट एज अ टीचर एंड एक्सप्लेन मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वरना वो मुझे बहुत बड़ा आंसर दे देगा। ठीक है। तो मुझे उसको थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि मुझे आंसर किस तरह का चाहिए। मतलब मुझे आंसर चाहिए बिगनर्स के लिए, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है। तो मुझे ये भी उसको बताना पड़ेगा। फिर फॉर्मेट, मुझे आंसर किस तरह चाहिए, मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, मुझे पैराग्राफ में चाहिए, तो ये भी बहुत मैटर करता है। फिर है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब मुझे उसको लिमिट भी करना है कि मुझे सिर्फ आंसर आप 100 वर्ड्स के अंदर ही दो, या मुझे इससे ज्यादा बड़ा आंसर नहीं चाहिए। तो आप जब उसको सब चीजें बताओगे तो चैट जीपीटी आपको उस हिसाब से आंसर देगा। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या राइटिंग क्लियर एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन, ताकि एआई जो है वो आपको बेटर आंसर दे। ठीक है। तो आपने उसको रोल बताना है कि वो किस तरह एक्ट करे, टास्क बताना है क्या करना है उसको, कॉन्टेक्स्ट, थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मेट बताना है कि आपको आंसर किस तरह का चाहिए, पैराग्राफ्स की फॉर्म में चाहिए या जैसे भी चाहिए, और कंस्ट्रेंट मतलब कि इसको आप सिंपल लैंग्वेज में रखो या फिर इसको विद इन इतने वर्ड्स के अंदर रखो, तो कोई भी आप उसको कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, सॉरी प्रॉम्प्ट। फॉर इंटरप्शन। हम जी जी। यहाँ तक जो है ना प्रॉम्प्टिंग की जो हमने टेक्निक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, इसको हम यहीं तक वाइंड अप कर लेते हैं। तो चूंकि जी एग्जाम है स्टूडेंट्स के, तो मैं थोड़ा सा ही टाइम लूंगा, तो इसके अंदर हम प्रैक्टिकली भी जी। जी चीज़ें ठीक। कवर कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। और अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मैम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज जॉनसन हम फिर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को बिल्कुल ही जो चीज़ें हमने कवर की हैं उनको ही आगे फर्दर जॉनसन एक्सप्लेन करूं, सो दैट कि आपके लिए भी चीज़ें इजी हों। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने ना एक जिस तरह से हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह कवर किया है कि न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है, एलएलएम्स क्या चीज़ है, रैग क्या है, वेक्टर डेटाबेस क्या है, इसको सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया मैम ने, बिल्कुल मीन्स के स्टार्टिंग से लेके उसको एडवांस लेवल तक। अब हम वही चीज़ें जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली कवर की हैं उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम बेसिकली एक एआई स्टडी असिस्टेंट बनाएंगे। उसमें होगा क्या कि हम लोग, फॉर इंस्टेंस जैसे हम लोगों ने आज ये कंटेंट यूज किया स्लाइड्स वगैरह, हम यही प्रोवाइड करेंगे स्लाइड्स, ठीक है। और उसी की बेस के ऊपर हमारे पास लेट सपोज कि जिस तरह से हम लोगों ने ये स्लाइड्स वगैरह दी और उससे हमने क्वेश्चन किया कि डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव एआई और व्हाट इज रैग, और इसी तरह से हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने स्लाइड्स के अंदर कवर किए ना, अभी जिस तरह से अभी तक मैम ने प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज की थी, तो उसको ही हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे जो हम एक मॉडल बनाते हैं। रैग क्या चीज़ है, बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि फॉर इंस्टेंस हम लोग ना चैट जीपीटी के पास जाते हैं। जिस तरह से अभी अगर मैं इस केस में आ जाता हूँ अपने सामने स्क्रीन के ऊपर, चैट जीपीटी के सामने ये जो मेरी कॉन्टेक्स्ट विंडो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट के एलएलएम्स का है ना, वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ सारी समझ आ जाती है तो इट मीन्स कि आपके लिए जो नेक्स्ट जर्नी है वो आपके लिए इजी होगी। हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, उसकी बेस के ऊपर हम लोग भी बिल्कुल ऐसा ही एक चैटबॉट की तरह, मीन्स कि एआई असिस्टेंट होगा जो आपको हेल्प आउट करेगा। लाइक कि आपने एक कोर्स मटेरियल, आपके पास एक बुक है,
आप वो बुक देंगे अपने मॉडल को, और वो मॉडल क्या करेगा, उसको जिस तरह से पहले उसकी एम्बेडिंग करेगा, एम्बेडिंग करने के बाद उसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद फिर हम उसके ऊपर रैग वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। रैग बेसिकली क्या है कि लेट सपोज मैं चैट जीपीटी की जो सी ना, इनका ओपन सोर्स है, मींस कि ओपन सोर्स क्या चीज़ है, ये लोग सर्विस दे देते हैं कि आप इनकी एपीआई को यूज़ करें। ठीक है, उसमें होगा क्या कि हमारे पास लेट सपोज कि चैट जीपीटी एक इंटरनेट के डेटा सेट के ऊपर ट्रेन है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, हम मैं क्वेश्चन करता हूं कि जो स्लाइड्स मैम महक ने यूज की है उससे रेलिवेंट मुझे वो क्वेश्चन क्या आंसर करे। उस केस में होगा क्या कि चैट जीपीटी के पास वो वाली इंफॉर्मेशन तो है नहीं जो हम लोगों ने स्लाइड्स के अंदर यूज की। उस केस में हम लोग फिर यहाँ पे रैग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेसिकली रैग में होता क्या है कि आप अपनी जो पीडीएफ है या जो भी आपकी जो मटेरियल है वो आप इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जो आपका मॉडल है वो उसको फिर जो उसके बिहाइंड द सीन हम स्टेप डिफाइन करते हैं कि आप इन इन स्टेप को जो है ना यूज करके इसको आप ऐसे कर लें। क्योंकि हम लोगों ने कवर किया है कि जब भी हम कोई मटेरियल वगैरह देते हैं तो वो उसको फर्स्टली टोकन में हमारे पास ना वो आ जाता है टोकन से, फिर उसके बाद हम एम्बेडिंग में फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने पास। देन क्या होगा, जब भी आप इसके अंदर आके कोई भी क्वेरी करते हैं, ठीक है, लाइक लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाट इज जेन एआई। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना ये वाली कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ होता क्या है, मैंने अगर इससे ये आंसर किया कि लाइक व्हाट इज जेन एआई, ठीक है, इसने मुझे आंसर दे दिया जेन एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं इसको गो थ्रू करता जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि अगर मैं इससे स्लाइड से रेलिवेंट कोई इंफॉर्मेशन पूछता हूँ तो वो इसके पास नहीं है। उसमें इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं रिलेट करूं कि मैं आपको एक टास्क असाइन करता हूं कि आपने जो सा है न्यूरल नेटवर्क का एक टॉपिक है, फलां फलां स्लाइड्स के या फलां फलां वेबसाइट से आप वो मटेरियल लें और उसको आप गो थ्रू कर लें, और आप उससे ना मुझे मैं आंसर आपसे लूंगा। तो होगा क्या कि आपके पास आपको नहीं मीन्स का आपने स्टेप मैंने क्लियर नहीं किया आपको। तो आपने क्या किया, आपने उसको स्टडी किया लेकिन आपने अपनी जो थ्रू आउट द मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर नहीं की। हुआ क्या कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आपने मुझे एक हिलोसिनेशन, हिलोसिनेशन मीन्स के चूंकि ये एलएलएम्स की तरह ही हम लोग ह्यूमंस को भी हम कंसिडर करें, मेरे से अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन करता है कि मुझे आप ये बताएं कि मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए, मीन्स के ऐसी मेडिसिन आप मुझे रिकमेंड करें जिससे मैं मेरी मेरी जो डेली लाइफ की रूटीन है उसमें मैं जो है ना एनर्जेटिक फील करूं। होगा क्या, चूंकि मैं इस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन नहीं हूं, तो मैं आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो कि आपके लिए आप जो है ना हो सकता है वो हार्मफुल कंसिडर हो। जब भी हम ए मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोगों ने मेक श्योर करना होता है कि आपके पास आप जो है ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना यूजर को दें। क्योंकि आज के दौर में हो क्या रहा है कि हर एक पर्सन जो है ना वो टोटली रिलाई कर रहा है चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, इवन दो के रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है चीज़ों को देखें, और हमें यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जिस तरह से हमारे पास जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारे साथ मैम महक हैं जो कि डीपीटी की स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैम अरूज जो है वो केमिस्ट्री की स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह से अब मेरे से कोई बंदा आके जो है ना वो केमिस्ट्री के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेगा। होगा क्या कि मेरे पास तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं वहां पे जो है ना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो कहा यह जाता है, रिकमेंड ये किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मीन्स के मॉडल यूज करना है। लाइक जिस तरह से चैट जीपीटी है इसको हम यूज करते हैं कंटेंट समराइज के लिए या आप कंटेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि एलएलएम्स का बेसिक पर्पस ही ये है कि ये जो उनसे ना नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ होता है क्या है कि जैसे अगर कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो उनसे है एक प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, जैसे मैंने ये बनाया ना एआई स्टडी असिस्टेंट, मैंने एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, मींस के ये मैंने जिस तरह से ये बनाया है ना मैं आपको वो भी स्टेप बता देता हूँ सो दैट कि आप जो है ना ये मैंने कोई भी खुद से लाइन ऑफ कोड नहीं लिखे, मैंने जो है ना अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की। ठीक है, चैट जीपीटी से मैंने आइडिया लिया, उसके बाद मैं जो है ना सेम ही प्रॉब्लम मैंने जो है ना डीप सीक के ऊपर आ गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको
एक्सप्लेन किया कि मुझे प्लीज आप जो है ना कोई स्टेप बताओ, सो दैट कि मैं अपने जो मेरी डिजायर आउटपुट है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। तो जब भी आप जो सी है ना चीज़ों को लें, तो आप एक ही एलएलएम्स के ऊपर ना करें। ठीक है, जिस तरह से क्लॉड कोड है जो कि स्पेसिफिकली है कि कोडिंग के लिए, अब उससे जाके हम लोग क्या अपने क्वेश्चनिंग करें कि मुझे आप कंटेंट जनरेट करके दो, मुझे कोई स्लाइड्स वगैरह की, इवन दो वो वर्क करता है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके पास जो भी मार्केट में टूल आ रहे हैं उनकी बेसिक जो बिहाइंड द सीन वो फंक्शनैलिटी किसके ऊपर है और वो किसके अंदर उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। ये इसी तरह से ही था पहले। आपको क्या होता था कि मींस के इंडस्ट्री के अंदर आपको एक फ्रंट एंड इंजीनियर होता था और एक बैक एंड इंजीनियर होता था। आपको अगर तो चीज़ों का नहीं पता, मींस कि आप बैक एंड वाले से फ्रंट एंड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और फ्रंट एंड वाले से बैक एंड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरह से इसकी एग्जांपल ये आप इसको कंसीडर करें कि आप जो क्वेश्चन आपने, लेट सपोज कि अगर मुझे कोई रिसर्च आर्टिकल चाहिए, मैं अपने पास जो है ना, प्लीज़ आप मुझे मेक श्योर कीजिएगा मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है, ये परप्लेक्सिटी वाली। जी जी सर, विजिबल है। तो परप्लेक्सिटी बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल से रेलिवेंट चीज़ चाहिए, तो ये आपको थ्रू आउट के मतलब कि आपको ये साइटेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे, कैन यू प्लीज गिव मी द कैन यू प्लीज गिव मी द आर्टिकल ऑफ जेन एआई। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास जो है ना मुझे प्रॉपर पूरी वो लिंक भी प्रोवाइड करेगा कि इसने मुझे पहले ये बताया कि जनरेटिव एआई क्या चीज़ है, और उसके बाद ये नीचे उसकी सारी मेजर वीकनेसेस एंड रिस्क वगैरह, और ये देख सकते हैं आप 10 इसने सोर्सेज भी मुझे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अगर तो आपको इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हमारे यहाँ होता है क्या है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एलएलएम्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेरी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल हाई लेवल की होनी चाहिए। लाइक अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं भी है तो आप फिर भी इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल्स वगैरह हैं ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। तो यानी कि अगर आप इनसे उर्दू में भी क्वेश्चन करें तो भी वो आपको इस चीज़ का आंसर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जब भी कोई टूल वगैरह चाहिए हो, लाइक कि अगर मैं इस केस में आ जाता हूँ कि मैं चैट जीपीटी के पास, प्लीज गिव मी, अच्छा ये अब मैं देखें मैंने इससे पहला क्वेश्चन ये किया था व्हाट इज जेन एआई। अब मैं अगर इसी ही विंडो के अंदर इससे मैं पूछ लेता हूँ प्लीज गिव मी टॉप लाइक टॉप 10 यूजफुल टूल सो दैट आई कैन improve माई डेली लाइफ टास्क। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं से ये चीज कह देता हूँ तो मेरे पास एलएलएम जॉनसन है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मींस के उसके पास जो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी चीज, मैंने उससे क्वेश्चन किया व्हाट इज जेन एआई। इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करूं कि आप मेरे पास एक क्वेरी लेके आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेलेवेंट, ठीक है, आपने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की, आप प्रॉब्लम डिफाइन करते करते जो है ना आप इसको शिफ्ट करके मेडिकल की फील्ड की तरफ, तो होगा क्या कि आपके पास जो है ना ये न्यू वाला, ठीक है, तो इसको आप करके, तो इससे होगा कि आपकी विंडो जो सी फ्रेश हो जाएगी, देन आप अपनी क्वेरी जो सा है, और ये जो से ये इस तरह से डबल कोड सिंगल कोड, इसको हम ना एआई की फील्ड में डेलिमिटर्स कहते हैं। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से मीन्स के स्टार्टिंग के अंदर और एंडिंग के अंदर आप इस तरह से डेलिमिटर्स लिख देते हैं, तो चैट जीपीटी जो है ना वो बाउंड हो जाता है आपके पास कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपने उसे क्वेश्चन किया है वो इसके दरमियान ही आपसे उसको आंसर देगा। लाइक मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास जो सा है ना इसने मुझे 10 टूल दे दिए। जैसे उसने मुझे बताया कि चैट जीपीटी आप इसको ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज के लिए, नोशंस है, गूगल कैलेंडर्स है, तो गूगल कीप है, इस तरह से ना, तो आप इसको इसका इस्तेमाल करके अपनी जो सी डेली लाइफ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने जो प्रोजेक्ट की, उसमें हमने किया क्या है, कैसे जो स्टेप हैं, किस तरह से मीन्स कि मैंने एक ये चीज़ बनाई है, सो दैट कि आप इसको सीख के अपने
अपने लिए भी कोई एक असिस्टेंट, कोई ऐसे चैटबॉट एप्लीकेशन बनाएं। आई नो ये जो सा है ना अभी बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है। तो जिस तरह से मैंने आपके सामने इसको फर्स्टली एग्जीक्यूट करके देखा कि मैंने अपना मॉडल एक ट्रेन किया और उससे मैंने क्वेश्चन किए कि मुझे जनरेटिव एआई के बारे में बताओ, और मुझे रैग क्या चीज़ है, प्रॉम्प्ट टेक्निक्स हैं एक्सप्लेन करें जो कि स्लाइड्स के अंदर की हुई हैं। तो इसकी मैं आपको एक इसकी ना डायग्राम के साथ, कि अगर आप देखें कि विदाउट रैग और विद रैग हम देखेंगे कि लाइक सपोज करें कि अगर एक तरफ इंसानी ब्रेन को लें और दूसरी तरफ एआई का हम यूज करें, तो वो कैसे किस तरह से आंसर करता है। लेट सपोज कि आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, जिस तरह हमारी टोटल स्लाइड की थी वो टोटल 45 के राउंड अबाउट थी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जी मुझे आप बताएं कि स्लाइड 7 के ऊपर जेन एआई क्या चीज़ है। आप उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद जो है ना आप स्लाइड 7 के ऊपर जाएंगे, फिर आप फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है ना उसको अपनी जो भी मेमोरी होगी उसके बाद आप जाके आंसर करेंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज को आप विद एआई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन किया कि मुझे आप बताओ स्लाइड 7 के ऊपर जेन एआई क्या चीज है, वो जो है ना कोड सर्च करेगा। कोड सर्च मीन्स के जिस तरह से ना अगर मैं आपको ये वेक्टर के मीन्स के हम लोग कैसे कर लेते हैं, उसके हमने एक कंटेंट दिया लाइक व्हाट इज जेन एआई। उसने इसको क्या किया, एम्बेडिंग करके इसको स्टोर कर लिया चंक्स में। फिर उसके बाद वो ना इससे सिमिलर मीन्स के मिलता जुलता वर्ड जो सा है वो फाइंड आउट करेगा। फिर उसके बाद सेंड करेगा एलएलएम्स को, फिर वो आपके पास क्रिएट करके एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है, सो दैट कि अगर यूजर ने क्वेश्चन किया उसकी बेस के ऊपर उसने आपने उसको आंसर कैसे करना है, मीन्स के एक स्ट्रक्चर वे के अंदर आपके सामने चीजें वो डिस्प्ले करता है। ठीक है। और जो ट्रेडिशनल सर्च कीवर्ड थे उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो है ना वो फाइंड करता था कि एग्जैक्ट वर्ड मुझे चाहिए। ठीक है। लेकिन उससे क्या होता था कि वो मीन्स के चीज़ों को सर्च करता करता तो उसके पास वो चीज़ नहीं फाइंड आउट होती थी, तो वो हमारे पास जो है ना कोई रैंडम हमारे पास कंटेंट प्रोवाइड कर देता था जिसको हम हेलोसिनेशन कह देते हैं। लेकिन अब वाला जो है ना वो सिमेंटिक सर्च मीन्स क्या है, कि आपके पास जो भी चीज़ होगी, लाइक आपने जनरेटिव एआई से किया है, चूंकि उसने इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके मीन्स के कोई नंबरिंग की बेस के ऊपर किया हुआ है वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो कि उसकी मेमोरी है। देन वो क्या करेगा, फिर आप उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको उसकी बेस के ऊपर सिमिलर वर्ड को फाइंड आउट करेगा, आपको आंसर दे देगा। ये इस तरह से बेसिकली बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप जो है ना जाहिर सी बात है कि आपको अब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए कोई टूल्स, कोई लाइब्रेरी, कोई ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट कि आप जो सा है इसको जो अपनी एप्लीकेशन उसको बना सकें। तो मैं चलता हूँ अपने जो नंबर ऑफ स्टेप हैं उनकी तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि मुझे एक तो लैंग चेन चाहिए। लैंग चेन बेसिकली है क्या चीज़। फॉर इंस्टेंस मैं अगर इस चैट जीपीटी के साथ और अपनी जो पीडीएफ है, ठीक है, इन दोनों की मीन्स के आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ, तो लैंग चेन यहाँ पे आप इसको इस तरह से सपोज करें कि ये एक मैनेजर है हमारे पास। मैनेजर मीन्स के इसने जो से ना हम लोगों की डील करवा देनी, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कि आप आए, ठीक है, आपके पास यूजर ने क्वेश्चन किया, अगर तो वो मीन्स के इस एपीआई के पास, चैट जीपीटी के पास नहीं है जो हम एपीआई यूज करेंगे, हमारे केस में हम लोग यूज करेंगे ग्रॉक की जो एपीआई, ठीक है, ग्रॉक, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सिंपली विजिट करके वेबसाइट से, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके किसी भी किस्म के हमारे से चार्ज वगैरह नहीं करेंगे, इसी का ही मैंने यूज़ किया ग्रॉक एपीआई। ठीक है। तो स्टार्ट बिल्डिंग वाले आप सेक्शन में आ जाएं, यहाँ से जाके आपने एपीआई ले लेनी है। ठीक है। तो इधर में अगर आ ये एपीआई की, ठीक है, अभी के केस में मैंने इसको चूंकि ऑलरेडी बनाया है, तो आप इसका इस तरह से मैंने आपके सामने स्क्रीन में भी प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ऐसे हमने एपीआई लेनी। फिर उसके बाद मेरे पास ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने लैंग चेन क्यों यूज़ करना है। लैंग चेन ना हमें ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करता है, लाइक कि आपको खुद ब खुद मैन्युअली चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आप विद लैंग चेन का यूज़ करके इसके साथ, अभी जिस तरह मुझे लैंग चेन को मैं ग्रॉक के साथ यूज़ कर लेता हूँ, यानी मैंने ग्रॉक की एपीआई यूज़ करनी है, सिर्फ जस्ट मैंने इसको बता देना है, इसने जो है ना चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है। क्रोमा डीबी क्या चीज़ है बेसिकली,
हमारे पास जो हम लोगों ने वेक्टर है ना, मीन्स के जो हम एम्बेडिंग में चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो ये चीज़ वेक्टर की जो डाटाबेस हमें चाहिए मॉडल के लिए, जो 0.2 और इस तरह से नंबर होंगे वो यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएंगे। फिर सेंटेंस ट्रांसफार्मर है, और ये सारी ये पैकेजेस वगैरह आपको, मीन्स के लैंग चेन कम्युनिटी है, फिर पाइथन पीपीटी। ये क्या चीज़ है कि जोन सी हम लोगों ने इसको स्लाइड प्रोवाइड करनी है ना, उसके लिए इसका यूज केस होगा। सिंपली जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, और उसके बाद जो है ना आपने इसको इस बटन पे क्लिक कर देना। लास्ट मशीन लर्निंग वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ कवर की थी कि हमारे पास गूगल कोलैब क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ उसी चीज़ को। और मैंने ये बनाया किस तरह से, मैंने एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया किसी भी आप एलएलएम्स के पास जाके, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे आप प्लीज स्टेप बताएं कि मैं किस तरह से इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास सबसे जो पहला स्टेप बताया गया कि जाहिर सी बात है कि आपको टूल्स कोई ना कोई चाहिए। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ लाइब्रेरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूज कर रहा हूँ ग्रॉक को, ठीक है। ग्रॉक की एपीआई की। अच्छा, इसका यूज करने के ना दो तरीके होते हैं हमारे पास। या तो आप इसको यहाँ पे यूज कर लें, क्योंकि एपीआई की जो सी होती है वो सीक्रेट होती है, और आपको जो है ना इसको पब्लिकली नहीं शो करना होता, ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी। मैंने इस केस में क्या किया कि इधर ला के यहाँ पे ग्रोक के नाम से इसको नेम दे दिया और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। अब होगा क्या कि कोई भी यूजर जो है ना, मैं इस लेक्चर के बाद इसको यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ग्रॉक की एपीआई की को वहां से लेना है, और इधर सिंपली उसकी वैल्यू ला के आपने पेस्ट कर देनी है। देन फिर मेरे पास, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अगर तो ये चीज फंक्शनली ट्रू हो गई, तो मेरे पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा, प्रिंट कर दें आप एपीआई की लोडेड। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया कि मैंने लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल, पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर लिए, मैंने एपीआई की को मैंने इंटीग्रेट कर लिया, मीन्स कि वो भी फंक्शनली होगी। अच्छा, होगा क्या कि अगर आप इंफॉर्मेशन पूछते हैं यहाँ से इधर से, तो पहले वो चेक करेगा कि मेरे पास क्या वो अवेलेबल है, जो मैंने एलएलएम यूज किया जैसे ग्रोक। अगर तो वो नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जब थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पे अपनी जो स्लाइड्स वगैरह अपलोड करनी है ना, तो इसको मैं अगर दिखाऊं आपके सामने, जस्ट इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। मैं यहाँ से अपनी फाइल जो सी, हम लोग आज वाली स्लाइड ही यूज करेंगे, कि सिंपल मैं अपने सिस्टम के अंदर आया, और यहाँ से आके मैंने ये वाली स्लाइड यूज करी। थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद जंसन आपकी ये पीपीटी जो सी है वो अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आपको अपलोडेड जनरेटिव एआई जो भी नाम रखा हुआ है आपने। फिर उसके बाद आता है कि हम लोगों ने अपलोड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने चीज उसको दी है उसको वो अपने डॉक्यूमेंट को ना लैंग चेन की जो है वो स्प्लिट कर ले, ताकि जो सा है ना कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मतलब कि जिस तरह से है ना कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एलएलएम्स के लिए नहीं हेल्पफुल होगी वो उसको स्किप कर देगा, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको ही वो अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेगा। तो इसका ये इस तरह से कोड है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इसको। ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपने इसको इसी कोड को आप दे के एलएलएम से स्टडी भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेक श्योर करता चलूँ, अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है देन ये आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये अगर आप देखना चाहें कि मैंने एक एरे यूज़ की है, लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद फॉर लूप यूज़ की है, ठीक है। और मैं इस तरह से मीन्स कि आप अभी ड्यू टू द टाइम लिमिट इस वजह से जो है ना स्पीड अप कर रहे हैं। फिर इसको मैंने लोड कर लिया, ठीक है। लोड एंड प्रोसेस पावर पॉइंट ये भी मेरे पास होगी, और ये देखें लोडेड होगी। उसके बाद 45 स्लाइड्स हैं, उसने स्प्लिट कर लिया इनटू 75 चंक्स के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा ना कि उसने एग्जांपल चंक्स क्या चीज़ हैं, चेंजिंग द वर्ड, अ बिगनर फ्रेंडली गाइड टू अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग एआई, जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनका नाम वगैरह वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात आ जाती है वेक्टर डेटाबेस की। हमारे केस में हम लोग क्रोमा यूज़ करेंगे जो कि फ्री है। तो इसका आपने यूज करना है, क्या होगा कि हम हगिंग फेस एक मॉडल यूज कर लेंगे जो कि सेंटेंस ट्रांसफार्मर, और ये वाला ऑल मिनी L6 और V2 इसका वर्जन है, ठीक है। ये क्या करेगा, एम्बेडिंग कर लेगा। एम्बेडिंग का हमने देखा है कि वो नंबरिंग वगैरह में जो चीज़ें हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। देन फिर हम लोगों ने स्टोर करना है इसको अपने वेक्टर डेटाबेस में। हम अभी के केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट चंक्स हैं और एम्बेडिंग जनरेट होगी उसको आप स्टोर कर लो वेक्टर डेटाबेस के अंदर।
ये इस तरह से आपके सामने ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। लाइक उसने एम्बेडिंग किया, फिर उसके बाद स्टोर कर लिया, इतने कॉलम्स है उसके पास उनको डेटाबेस के अंदर। फिर हम यहाँ पे आ जाता है अब लैंग चेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो हम लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में जैसे हमने पीपीटी को अपलोड किया, फिर उसको चंक्स में डिवाइड करके एम्बेडिंग की, उसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो लैंग चेन क्रिएट करूंगा, जिस तरह मैंने मॉडल यूज किया एलएलएम्स का, जो कि है LLMs 3.18B इंस्टेंट। अच्छा, जो टेम्परेचर वाली हम लोगों ने, मैम ने एक्सप्लेन किया था ना, टेम्परेचर बेसिकली इसकी मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, लेट सपोज एक पर्सन मेरे पास आके मेरे से इस तरह का क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि जिससे मेरा टेम्परेचर हाई लेवल चला जाता है, या वो मुझे पहले आके इस तरह से मेरा टेम्परेचर वो सेट कर देता है कि उसके बाद मैं उसको कोई आंसर देता हूँ ना। समटाइम हम अगर कम्युनिटी में फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप किसी अपने दोस्त से क्वेश्चन करते हैं कि पहले आप उसको हाइपर लेवल की तरफ लेके जाते हैं, फिर आप उससे एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं और एंड पे आप कहते हैं यार मुझे तो ये चीज़ की समझ ही नहीं आई। व्हाट डज इट मीन्स को उसको आप रिलेट कर लें कि आपने जो टेम्परेचर है ना मॉडल का, वो आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती 1 तक। ठीक है। आप इसके दरमियान जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाते जाएंगे, आपकी वैल्यू जो सी ना टेम्परेचर की, मीन्स कि टेम्परेचर जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका वो आंसर आपको डिफरेंट देगा। ठीक है। फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या चीज़ है, यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने इसको एक दिया कि ये गया यूज़र लेवल, यूज़र ने इसको प्रॉम्प्ट दिया, उसकी बेस के ऊपर जो वो आंसर देगा, हमें किस तरह से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे के अंदर उसने मीन्स के हेडिंग्स वगैरह बोल्ड किया उसको, फिर उसके बाद बुलेट्स वगैरह यूज़ किए, ये इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया, आपने उसको फॉर्मेट डॉक कर दिया कि ये सारी चीज़ें, फिर ये यहाँ पे आ गया कि हम लोग यहाँ से लैंग चेन को क्रिएट करेंगे, प्रॉम्प्ट है, LLM है, उसका स्ट्रक्चर, आउटपुट, फ्रेजेस है, वो सारी चीज़ें। फिर आपने देखा कि ये भी हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। जो 7 स्टेप है इसके अंदर हमने क्या करना है कि आप जो भी आपके क्वेश्चन है, जो कि वो रैग ने उसको, अब मॉडल जो सा है, मॉडल के साथ भी वो सपोर्ट है, और आपकी जो PDF आपने PPT प्रोवाइड किया उससे भी वो अब रिलेट कर रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन करूंगा कि मुझे इसके आप आंसर दो, तो उसने PDF में जो वेक्टर डाटाबेस के अंदर स्टोर किया था, जिस तरह से हम लोगों ने नंबरिंग की, मैं दोबारा दिखाता चलूँ आपको ये। ठीक है। वो सिमिलर वर्ड जो इनमें से मिलते जुलते होंगे चंक्स में, ठीक है, वो अगर उसको मीन लगता है कि जो चंक्स 1 है वो हमारे इस आंसर का है, तो वो वहां से मेमोरी से अपने पास इसको पिक करेगा, पिक करने के बाद आपके सामने आंसर डिस्प्ले कर देगा। सो इसी तरह से, इसी से सारे प्रोसेस को यूज करते हुए मैंने जो है ना फिर एंड पे एक क्विज भी जनरेट किया। तो उसके अंदर देखिए, जिस तरह से मैंने उसको बता दिया कि इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हो क्वेश्चन का, और उसके बाद ऑप्शन ऐसे हैं, उसका करेक्ट आंसर भी मुझे बताएं। तो ये ऐसे आपके सामने हमारे पास ये भी आ। और ये अब मैं आपको लास्ट में एक चीज बताता चलूं कि इसको किस तरह से आप, जैसे मैम ने बताया था ना कि आप अगर मैं अपनी स्लाइड पे भी लेके चलूं कि ये, ठीक है, आप उसको फर्स्ट असाइन करें रोल, जब भी आप किसी भी LLM से बात करें, ठीक है, उसको आप पहले बता दें एक्ट एज अ टीचर। और अगर आप इसकी केस में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप केमिस्ट्री की फील्ड से हैं, या फिजिक्स की फील्ड से हैं, यहाँ पे आप जो भी अपनी फील्ड के रेलिवेंट वर्ड आता है उसको आप लिख के, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दें इस टॉपिक को। लाइक उसको आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, लाइक आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 एंड हु हैव नॉन टेक्निकल knowledge, please explain it in a simple way so that I can understand it in a simple way। ठीक है। इस तरह से आप इसको, ये अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, ये रोल, टास्क, कंटेंट, फॉर्मेट और कंस्ट्रेंट, इसी का यूज करके आप लोगों ने क्या असाइनमेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि उसको आप बताएं कि मुझे ये कोड को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है। कोड एक्सप्लेन होगा, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह से हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाई है ना कि ये ऐसे एक वर्क करती है। फिर आप इसको एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको पॉलिश करें। तो इधर मैं एक चीज और आपको, जो मीन्स के होता है ना कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है अभी, हर एक पर्सन जो है ना वो LLM से काम करवा रहा है, ठीक है, कि कोई भी मॉडल से, लेकिन वो अपनी नॉलेज को नहीं गेन कर रहा। एक रिसर्च से ना, मीन्स के जो हाई लेवल टेक के अंदर जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, आप लोग भी
मीन्स के बैचलर में तो नहीं इतनी ज़्यादा रिसर्च की जाती, मास्टर लेवल पे एमफिल लेवल पे होता क्या है कि एक टॉपिक आपको असाइन किया जाता है, तो उसी से रिसर्च की और एक टास्क ना दो ग्रुप में डिवाइड की गई, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जोन सा था उन लोगों ने एआई को यूज नहीं किया, और ग्रुप बी था उन लोगों ने एआई को यूज किया था। जिन्होंने एआई को यूज किया उनका रिजल्ट जोन सा था ना वो फास्टर था, मीन्स कि उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी वो काफी ज्यादा मीन्स कि उन्होंने जल्दी आउटपुट डिलीवर कर दी। लेकिन जो ग्रुप ए था, चूंकि ग्रुप बी ने यूज किया ग्रुप ए ने यूज नहीं किया, ठीक है, तो वो खुद ही मैनुअली चीजों को सर्च किया और अपडेट करता गया सारी चीजों को। लेकिन अभी जोन सा अभी वर्ड अभी चल रहा है ना, मीन्स के पहले होता था कि लोगों को मार्केट में फ्रंट एंड चाहिए होता था, बैकएंड इंजीनियर चाहिए होता था। अभी आप जो सा कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो आप एआई का यूज करके चीज़ों को बनवाएं भी, और उसको आप साथ साथ जो उनसे ना अंडरस्टैंड भी करें कि क्या किस तरह एआई ने ये स्टेप को प्रोसेस किया। सो थैंक यू। हम मैं इसको इधर तक ही एंड करते हैं, चूंकि आप लोगों ने इतना यहाँ पे स्टे किया। और इंशाल्लाह ताला अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, मैंने चैट में अपने लिंक्डइन का भी लिंक शेयर कर दिया, मैम का भी, स्लाइड्स वगैरह जितना भी मटेरियल्स है। आई होप के इसको मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया। तो बट अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी मैम, अरूज क्वेश्चन आंसर ले लें, Q&A सेशन कर लें फिर, या इसको एंड कर लें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने मैम ने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और सर समी हमारे साथ हैं, समी इब्राहिम, आपका कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बल्कि आप खुद ही अनम्यूट कर लें तो आप क्वेश्चन भी कर सकेंगे। हेलो। मुझे जी सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ सर, जी, आपकी बात। आ रही है। जी, मेरा अभी मुझे टॉपिक का पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ और सवाल पूछना था। जैसे कि एक तो रैक से रिलेटेड है, जैसे कि आजकल मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट लेंथ, कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी हो रही है, तो रैक अभी भी ठीक है यूज़ करना। और दूसरी बात, मुझे पेपर है जो मुझे कुछ समझना था, तो अगर वो आप लोग समझा दें मुझे, जैसे कि अटेंशन इज ऑल यू नीड, जो रिसर्च पेपर है वो समझना था मुझे। अच्छा, चले मैं अपनी स्क्रीन सर दोबारा शेयर करके एक तो आपको ना रैक का बता देता हूँ। लाइक आपने बताया कि आपको एक जो सा ना मीन्स के अटेंशन ऑल यू नीड वो एक आर्टिकल है जनरेटिव एआई या एआई के ऊपर है, ठीक है। सॉरी आप सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स का एग्जाम्स है, तो आप जल्दी से ये वाइंड अप करके लिंक्डइन में आपका शेयर कर देती हूँ, तो अगर सर समी आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर लें, जी मैम, ओके, थैंक यू। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आप अच्छे से गाइड कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं सर सफ़ीउल्लाह का लिंक्डइन शेयर कर देती हूँ। सर समी इब्राहिम, आप सर को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अटेंडेंस फॉर्म जो है वो मैंने चैट में शेयर कर दी है, तो आप लोग